Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. Hope you all are doing well. So today's topic for discussion is part 2 of cash flow statement, that is operating activities and cash flow statement. पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या एक बेसिक कंसेप्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इस पार्ट को देखने से पहले आप जरूर पार्ट 1 को कंसिडर करना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पार्ट 1 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, वहां से आप पक्का से पार्ट 1 को कंसिडर करना। So let's begin with this video. After this video, you will be acquainted with meaning of operating activity, format of operating activity, practical example of operating activity. स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन या फिर आप कह लीजिए प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है किसी भी एक एंटरप्राइज की, उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनमें क्या कैश इनफ्लोज रहते हैं, क्या कैश आउटफ्लोज रहते हैं, इसको हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो मेजरली कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज को ही कंसिडर करता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो कैश इनफ्लोज है वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले जो भी आप कैश रिसीव करते हैं सेल्स करने से, ठीक है, किसी भी चीज को बेचने से, तो कैश सेल्स। कोई भी आप कैश को रिसीव करते हैं रॉयल्टी से, फीस से या कमीशन से, वो कैश इनफ्लोज का पार्ट बनता है। या फिर कोई भी आप कैश रिसीव करते हैं फ्रॉम डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, तो वो भी कैश इनफ्लो का पार्ट बनते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैश आउटफ्लोज की, दैट मीन्स अपोजिट कर दीजिए। कुछ भी आप परचेज करते हैं उसके लिए जो आप पैसा पे करते हैं दैट मीन्स कैश परचेजेस, उससे आउटले होता है ना। जो भी आप कैश पे करते हैं क्रेडिटर्स को या ट्रेड पेबल्स को, कोई भी अगर आप पेमेंट करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लाइक वेजेस है, सैलरीज है, एटसेट्रा, या फिर कोई भी आप पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स की, तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? कैश आउटफ्लो के अंदर। तो ये तो बात रही कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। वहीं अगर हम बात करें इन द केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज और एंटरप्राइजेस लाइक बैंक्स हो गया या म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, उनके जो कैश आउटफ्लो है और जो कैश इनफ्लोज है वो बेसिकली अराइज होते हैं परचेज करने से या सेल करने से सिक्योरिटीज को। तो इसलिए वो ट्रीट होने चाहिए एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि परचेज और सेल करना सिक्योरिटीज का इन फाइनेंशियल कंपनीज का एक मेन रेवेन्यू जनरेटिंग पार्ट रहता है, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज रहती हैं, इसीलिए ये कंसिडर होनी चाहिए एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी के साथ साथ इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या फिर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये भी ट्रीट होनी चाहिए एज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो इसीलिए फाइनेंशियल कंपनीज के केस में अगर हम बात करें तो कैश इनफ्लोज कौन कौन सी बनेंगी? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश, प्रोसीड्स जो हो रही है आपको फ्रॉम द सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस जो कि रिपे किए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। वहीं आउटफ्लोज की अगर हम बात करें तो अपोजिट कर दीजिए, इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है कैश के अंदर, पेमेंट जो की जा रही है फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए जा रहे हैं टू द थर्ड पार्टी, तो वो किसका पार्ट फॉर्म करेंगे? कैश आउटफ्लोज का। होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं कि क्या फॉर्मेट रहता है या किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट आइटम रहता है वो रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया जाता है। आप कह लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से स्टार्ट किया जाता है। अब ऐसा क्यों? हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट जो डिस्क्लोज करता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसको क्यों नहीं कंसिडर करते एज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ आइटम्स होती हैं जो शो की जाती हैं, जो शो होती हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, बट वो अफेक्ट नहीं करती हैं कैश को। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है उन नॉन कैश आइटम्स के लिए, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए, ताकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को निकाल सकें। क्लियर? तो अब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मेट देखते हैं और फिर आगे देखेंगे।
तो देखिए फर्स्ट जो आइटम रहती है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो क्या रहता है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर, उसमें कुछ आइटम्स को आप ऐड करते हैं और कुछ आइटम्स को आप लेस करते हैं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस करके आपका यहाँ पे एक फिगर आ जाएगा। आपको नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या गिवन रहेगा, 2 बैलेंस शीट डेट्स के फिगर्स गिवन रहेंगी, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो जाएगा। इसके बाद आप ऐड करेंगे, जो फर्स्ट आइटम ऐड करेंगे वो रहेगी प्रपोज डिविडेंड की, और प्रपोज डिविडेंड भी आप प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन ये रहता है, देखिए जो प्रपोज डिविडेंड है ना वो कब पे किया जाता है, जब वो डिक्लेयर या फिर अप्रूव्ड होता है शेयर होल्डर्स के थ्रू इन द एनुअल जर्नल मीटिंग। और जो एनुअल जर्नल मीटिंग है वो कब होती है, वो आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होती है, दैट मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से जो प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का तो एड बैक कर दिया जाता है प्रॉफिट्स के अंदर, क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रॉफिट से ही पे किया गया होगा। और जो करंट ईयर का होता है प्रपोज डिविडेंड, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब इंटरिम डिविडेंड जो है इसको क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि जो इंटरिम डिविडेंड है वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसलिए इसको ऐड बैक कर दिया जाता है ताकि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट किया जा सके, और लेटर ऑन इसको एक आउटफ्लो की तरह दिखाया जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर्स टू रिजर्व। अब जो ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स है, जर्नल रिजर्व है या अदर रिजर्व्स है, उनको ऐड बैक किया जाता है नेट प्रॉफिट्स के अंदर, इसीलिए बिकॉज वो एक एप्रोप्रिएशंस होती है प्रॉफिट की, और उनसे कोई भी कैश आउटले नहीं होता है, कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है, इसी रीजन की वजह से इनको ऐड बैक कर दिया जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। अब जो करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो करंट ईयर का इसीलिए लिया जाता है क्योंकि क्रिएट करना प्रोविजन को, ठीक है, उससे कोई भी आउटले नहीं होता है, कोई भी आउटफ्लो नहीं होता है कैश में, इसी वजह से इसको ऐड बैक कर दिया जाता है। फिर आपके कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है उनको ऐड बैक कर दीजिए। ये थी कुछ ऐड की आइटम्स। फिर लेस किया जाता है रिफंड ऑफ टैक्स, ताकि आप कैलकुलेट कर सके करंट ईयर की इनकम को, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स हैं उसको आप लेस करते हैं, तो इन आइटम्स को ऐड और लेस करने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स आपके पास आ जाता है। एक यहाँ पर चीज आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्रपोज डिविडेंड है हम प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं, तो अगर आपको रिमेंबर करना है तो आप पीपी करके भी कर सकते हैं कि प्रपोज डिविडेंड किसका, प्रीवियस ईयर का, तो इस तरीके से भी आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो ऐसे आपका कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी आप देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट आपने करना सीख लिया है कि वो कैसे करते हैं, तो जो भी आपका अमाउंट आएगा आप इधर लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। वैसा क्यों, क्योंकि कुछ आइटम्स रहती हैं जो शो होती हैं एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जिनसे कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है, तो उन आइटम्स को नॉन कैश आइटम्स बोला जाता है, और इन आइटम्स को ऐड बैक किया जाता है नेट प्रॉफिट्स के अंदर ताकि आप कैलकुलेट कर सके कैश प्रॉफिट्स को। तो फर्स्ट आइटम इसमें रहती है डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, कोई कैश आउटले नहीं होता है इससे, इसी वजह से इसको ऐड बैक किया जाता है। फिर आपके पास आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स अमोर्टाइज्ड। ये क्या है, ये है हमारी बेसिकली अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस और इंटेंजिबल असेट्स है। इनको जब राइट ऑफ किया जाता है तो इससे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है कैश पेमेंट की, कोई भी कैश आउटले नहीं होता है, इसी वजह से इनको ऐड बैक किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट्स आते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अब ये जो चीजें हैं, ये जो आइटम्स हैं, ये पार्ट फॉर्म करती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ठीक है, ये पार्ट नहीं होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, इसीलिए इनको ऐड बैक कर दिया जाता है। इसके बाद आपके पास आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए जो नेट प्रोसीड्स होती हैं सेल करने से फिक्स्ड एसेट को, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ऐड बैक कर दिया जाता है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए ये जो प्रोविजंस होते हैं ना वो रिड्यूस करते हैं प्रॉफिट जो भी आपने
मेड किया है ड्यूरिंग द ईयर विदाउट रिड्यूसिंग द कैश बैलेंसेस ऑफ द फर्म, कैश बैलेंस को रिड्यूस नहीं करता है पर रिड्यूस कर देता है प्रॉफिट जो आपने मेड किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, इसी वजह से इनको ऐड बैक किया जाता है। तो ये कुछ आइटम्स है जिनको ऐड किया जाता है, ये नॉन कैश आइटम्स है। फिर कुछ इनकम्स है उनको लेस किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो शो हुई है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में एंड ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। तो इन आइटम्स को डिडक्ट किया जाता है नेट प्रॉफिट से ताकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकें। तो ये कौन कौन सी रहती है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। अब ये जो तीनों इनकम है ये पार्ट फॉर्म करती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, इसीलिए इनको यहाँ से लेस किया जाता है। इसके बाद गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये भी जो नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको शो हो जाती हैं। तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा, इधर ये इसका कोई काम नहीं है, वहां पर नेट प्रोसीड्स के नेम से ये शो होते हैं, इसलिए यहाँ से इनको लेस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। फिर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी क्या है? जो डिक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स है इसको भी डिडक्ट किया जाता है ताकि आप करंट ईयर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उनको कैलकुलेट किया जा सकें, क्योंकि इनसे कोई भी कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? इनको करने के बाद जब आप एडजस्टमेंट्स करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, इसके बाद आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज होना करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज का, वो भी इन्फ्लुएंस करता है फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप सीधा सा लॉजिक देख सकते हैं कि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो करंट एसेट्स या लायबिलिटीज में, उनसे अगर कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा तो वो ऐड हो जाएंगी, कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा तो वो लेस हो जाएंगी। बट अगर आप सीधा सा देखना चाहते हैं जिससे आपको इजीली रिमेंबर हो जाए चीज़, तो आप देख सकते हैं कि जो करंट लायबिलिटीज होती है उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन रहता है, जो करंट एसेट्स होती है उनके साथ नेगेटिव रिलेशन रहता है। दैट मीन्स अगर इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटीज तो आप ऐड कर दीजिए, डिक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटीज तो आप डिडक्ट कर दीजिए। वैसे ही अगर इंक्रीज हो रही है करंट एसेट्स तो आप लेस कर दीजिए क्योंकि इनके साथ नेगेटिव रिलेशन है, और डिक्रीज हो रही है करंट एसेट्स तो आप ऐड कर दीजिए, ठीक है? जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, उसमें से आप लेस कर दीजिए इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड जो है जब आप लेस कर देंगे, फिर आप इसके अंदर लेस कर दीजिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है उसको, या ऐड कर दीजिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस आता है तो आपका फ्लो फ्रॉम आएगा, वहीं अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आता है तो आपके पास यूज्ड इन, आप वर्ड को यूज करेंगे। क्लियर? यूज्ड इन वर्ड आप यूज करेंगे जब आपके पास नेगेटिव बैलेंस आएगा, और फ्रॉम आप वर्ड यूज करेंगे जब आपके पास पॉजिटिव बैलेंस आएगा, और नेगेटिव बैलेंस का आप ब्रैकेट्स में शो करेंगे। क्लियर? अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि किस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको अटेम्प्ट करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा अच्छे से फॉर्मेट ध्यान हो कि कौन सा आइटम को कहाँ प्लेस करना है। क्लियर? तो फॉर्मेट को पहले अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत ही ईजिली आपका अटेम्प्ट हो जाएगा ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्टार्ट कैसे रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ऐसे करके स्टार्ट करना। फर्स्ट आइटम हमारी क्या रहने वाली है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो अभी हमने पढ़ा था, तो उसका नोट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। द नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2018 वॉज 5,09,000। तो देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास गिवन है 5,09,000, तो इसको डाल दीजिए, लिख दीजिए। कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में सबसे पहला आइटम आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द ईयर वाज 80,000। अब देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर की बात हो रही है, क्योंकि मेड की बात हो रही है, दैट मीन्स करंट ईयर की बात हो रही है। तो करंट ईयर का हमने कहाँ पढ़ा था? जब कैलकुलेशन कर रहे थे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की, तो उधर हमने ऐड कर दिया था, है ना? तो इधर भी आप ऐड कर दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का, दैट इज 80,000। क्लियर यहाँ तक? अब डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वाज 37,000,
डेप्रिसिएशन हमने कहाँ पढ़ा था, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। तो फर्स्ट आइटम थी डेप्रिसिएशन, लिख दीजिए 37,000। इनकम फॉर द ईयर वॉज अराइव्ड आफ्टर एडजस्टिंग द गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, दैट इज 1,05,000। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड क्या आएगा, एक लेस आइटम में शो होगा, ये भी हमने पढ़ा था, तो इसको भी आप शो कर दीजिए 1,05,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 18,000, ऐड करेंगे इसको। ये सब चीज़ आप बहुत इजीली, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा ना, सब रिमेंबर होती जाएंगी कि हाँ इसको ऐड करना था, इसको ऐसे करना था, और रीजंस मैंने आपको वहाँ बता ही दिए हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट जो है 18,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। इसके बाद राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू 25,000, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ ये जो रिटर्न ऑफ हो रखे हैं तो आप इसको लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ इशू 25,000। ये हमने पढ़ा था, सेकेंड पॉइंट था ये डिप्रिसिएशन के बाद। यहाँ पर इतना करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हमने क्या किया था, ऐड या लेस की थी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को। तो अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले देखिए आपके पास क्या आता है, डेफर्ड टैक्स असेट। अब डेफर्ड टैक्स असेट क्या होता है, सबसे पहले सुनिए डेफर्ड टैक्स क्या होता है। डेफर्ड टैक्स क्या होता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमारी वो इनकम होती है जो कैलकुलेट होती है आफ्टर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जो भी डिफरेंस रहता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम इनके बीच का, तो उसको बोला जाता है डेफर्ड टैक्स। तो वही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, जहां पर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से, और डेफर्ड टैक्स असेट क्या होता है, जहां पर टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होती है अकाउंटिंग इनकम से, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट, मेन हमें ट्रीटमेंट की बात करनी है कि कैसे ये ट्रीट किए जाएंगे, कैसे इनको शो किया जाएगा। तो सेम इनका ट्रीटमेंट वही रहने वाला है जो असेट, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का होता है, कि करंट असेट्स के साथ आप रखते हो एक पॉजिटिव, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, वो बढ़ते हैं तो ऐड, घटते हैं तो लेस। वही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के साथ होगा। और यहाँ पर हमें डेफर्ड टैक्स एसेट दे रखी है तो इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन। अगर ये बढ़ेंगे तो इनको लेस करेंगे, ये घटेंगे तो इनको ऐड किया जाएगा। देखिए 2017 का डेटा गिवन है और 2018 का। तो पहले 32,000 थे, फिर हो गए 52,000, दैट मीन्स इंक्रीज हो गए, तो ये लेस किए जाएंगे। अब बात ये आती है शो कहाँ किए जाएंगे। देखिए ये इधर कहीं शो नहीं किए जाएंगे, जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, जो फॉर्मेट रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, जहाँ पे आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट्स करो, यहाँ ये शो नहीं होंगे। ये शो होंगे जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर। डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहाँ शो होते हैं, जहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये देखिए कैसे शो होगा, 32,000 पहले थे और 52,000 अब है, दैट मीन्स इंक्रीज हो गए। इनके साथ तो नेगेटिव रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा, लेस शो हो जाएंगे। लेस कहाँ पर, यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करें लेस इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एसेट, तो आपके पास जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज 20,000, इसको आप किस में दिखा दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, लेस कर दोगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो आप इसको एक बारी दोबारा से इस पॉइंट के लिए इस वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका पॉइंट फिर से अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद आपके पास आता है इन्वेंट्री। अब देखिए इन्वेंट्री क्या है, करंट असेट 1,85,000 थे, ये डिक्रीज हो गए तो ऐड में शो हो जाएगी। क्लियर, 18,000 के ऐड में शो हो जाएगी। इसके बाद रिसीवेबल 1,42,000 के थे, इंक्रीज हो गए तो लेस में शो हो जाएंगे 3,000 के, बिकॉज इनके साथ नेगेटिव रिलेशन रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस की, पहले 12,000 के थे, फिर हो गए 8,000 के, दैट मीन्स डिक्रीज हो गए, तो इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे आपके, फिर ऐड हो जाएंगे, दैट इज 4,000। इसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यहाँ पर इसको कोई यूज़ नहीं है तो वर्किंग नोट में डाल दीजिएगा, यहाँ पर ही कंसिडर नहीं होंगे। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे एंड में, तब इसका यूज़ आएगा। इसके बाद पेबल्स क्या है, करंट लायबिलिटीज 95,000 पहले थे, अब 1,07,000, दैट मीन्स इंक्रीज हो गए, तो इनके साथ तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो आप क्या कर देंगे, इनको ऐड में शो कर देंगे। पेबल्स 12,000 के। फिर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, पहले 13,000 के थे, अब 9,000 के हैं, दैट मीन्स डिक्रीज हो गए, तो क्या हो जाएगा, लेस में शो हो जाएंगे, इनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो 4,000। अब ये सभी करने के बाद आपके पास आता है इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे शो नहीं होगा, मैंने आपको बताया है वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो यहाँ पे शो नहीं होगा, तो वर्किंग नोट्स में डाल देना कि ये इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो इसको शो किया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में।
नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये क्या है, इनकम टैक्स पेड जो हम बिल्कुल एंड में करते थे, हमने देखा था फॉर्मेट में लेस इनकम टैक्स पेड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2017 का टैक्स पेड में लेस कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें करने के बाद देखिए और कुछ कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के लिए नहीं दे रखा है, तो सीधा 5,69,000 आपका यहाँ से आता है कैलकुलेट करके। तो आप सबसे पहले तो इसको पुट कीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है 5,69,000। बाकी सब एडजस्टमेंट्स आपने कर दी हैं, उनको ऐड और लेस करके आपके पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड के अंदर आ जाएगा 5,01,000 का। क्लियर। सबसे पहले आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया, फिर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दैट इज 5,44,000 कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद आपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट किया, मतलब जब आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये सब कर दिया है, देन आपने लेस किया जो कि आपका आया 5,71,000 का। फिर आपने लेस किया जो भी आपका टैक्स पेड था 70,000, तो आपके पास 5,01,000 आपके पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया। फ्रॉम इसलिए हमने यूज किया क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस आया, यहीं पे अगर नेगेटिव आता होता तो आप यूज्ड इन यूज करते। क्लियर। होप अब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट रहता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जाता है। अब टर्न आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो ये आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है किसी भी एक एंटरप्राइज की। क्या वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, क्या वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्या वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, या इन तीनों में से कोई सी भी एक्टिविटी नहीं होती है। बहुत ईजी है, आपको इसका आंसर ज़रूर से कमेंट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हैव अ नाइस डे ऑल। अगर आप लोगों को कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, उस पर ज़रूर एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर होगा। थैंक यू।